हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 हमारा चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज़ और आज ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका 40 मार्क्स वाला टेस्ट है उसमें क्या होगा, ये टॉपिक आप कवर कर लेना, ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ वाला, मतलब यहाँ तक कर लेना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आप खुद भी बना के लिख सकते हो और ये टेस्ट में मैंने दिया भी नहीं है क्योंकि अभी आज ही होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट हम करेंगे कि ये ओपियोइड, कैनेबिनोइड और कोका एल्कलॉइड, ये अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ ज़्यादा करती है। इसके क्या क्या रीजंस हैं, कैसे क्या होता है, सारा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले ड्रग्स एंड अल्कोहल आर वाइडली यूज्ड स्पेशली अमंग द यूथ के अंदर ज़्यादा इसका एब्यूज़ हो रहा है। और जो हम ड्रग्स ज़्यादा पढ़ेंगे उसके अंदर मेनली कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ओपियोइड्स आते हैं, कैनेबिनोइड्स आते हैं और कोका एल्कलॉइड्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओपियोइड। जो भी आप ड्रग्स की कैटेगरी पढ़ोगे उसको आपका ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट से मिलता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है वो। तो ये मॉर्फिन के बारे में आपने सुना होगा, मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से बनता है ये। एक मॉर्फिन एक कंपाउंड होता है, उसको पेन किलर के तौर पर यूज़ करते थे पहले, उसी के एसिटाइलेशन से बना है, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया उसके अंदर। और ये जो मॉर्फिन है ये कहाँ से मिलता है हमें, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। तो ओपियोइड, पी वर्ड आ रहा है तो याद रखना, पेपेवर सोमनीफेरम या पोपी प्लांट भी बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है, पोपी प्लांट, साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसको नॉर्मली क्या करते हैं, स्नोरिंग के थ्रू, मतलब ऐसे नाक के थ्रू स्नोर कर लेते हैं या फिर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है हीरोइन का, ठीक है। हीरोइन क्या होता है, एक डिप्रेसेंट होता है और हमारी बॉडी फंक्शंस को धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है। ये कैसे काम करता है, जो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, अब हम इसको नाम दे दिया ओपियोइड रिसेप्टर, वहाँ पर जाके बाइंड करते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन वाला ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर भी बाइंड करते हैं। हेरोइन, जो इसको स्मैक भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन पे डाई एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। कैसा होता है, वाइट होता है, ओडरलेस, मतलब कोई स्मेल नहीं होती इसकी, बिटर होता है मतलब कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कैसे है काम करता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ओपियोइड रिसेप्टर, वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं और एक डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, मतलब डिप्रेशन कोज करते हैं हमारे अंदर, हमारे बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देते हैं। कौन से प्लांट किससे बनता है ये, मॉर्फिन से। और मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, हमें एक प्लांट है पोपी प्लांट, वहाँ से मिलता है। सेकंड है कैनेबिनोइड्स। कैनेबिनोइड्स इसका भी आसान याद रखना है क्योंकि इसका नाम कैसा है, इससे रिलेटेड ही है, कैनेबिस सटाइवा। कौन से प्लांट से मिलता है, कैनेबिस सटाइवा प्लांट से, उसके इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर की टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स से भी क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग टाइप के ड्रग बनते हैं, जैसे कि मैरिजुएना, हशीश, चरस, गांजा, ये भी कैनेबिनोइड्स मतलब कैनेबिस प्लांट से ही बनते हैं। जनरली इसको इन्हेलेशन से, मतलब कि सांस के थ्रू इन्हेल करके भी ले सकते हैं और माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं। ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, याद रखना है। कैनेबिनोइड्स कहाँ पे काम करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, C फॉर कैनेबिनोइड, C फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्या करेंगे, हमारे ब्रेन में कैनेबिनोइड रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, बिल्कुल आसान है ये वाला। तो उसके बाद है कोका एल्कलॉइड्स, इसके बहुत सारे नाम है, कोका एल्कलॉइड बोलो, कोकीन बोलो, कोक बोलो या क्रैक बोलो, इसी के नाम है सारे। ये किससे मिलता है, कोका प्लांट से। कोका प्लांट हम नॉर्मल बोल रहे हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कैसे काम करता है, आपने सुना होगा, हमारी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, हमने कोई गाना सुन लिया अच्छा सा, हमें अंदर से खुशी वाली फीलिंग आ रही है, हमने कुछ अच्छा खाना खा लिया, तो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं हमारी, वो डोपामिन की वजह से होती हैं। और ये क्या करेगा, उसी के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करेगा। इससे क्या होगा, स्टिमुलेटिंग एक्शन होगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इससे हमारे क्या होगा, हमें मतलब यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, इंक्रीज्ड एनर्जी की फीलिंग आएगी इसकी वजह से, ठीक है, कोकीन की वजह से। जैसे कि बिल्कुल बोलते हैं 7वें आसमान पे पहुंच गए लेके, वैसी वाली फीलिंग आती है। एक्सेसिव यूज से हेलुसिनेशन हो सकती हैं। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं, दौरे वगैरह आना, मतलब कि भ्रम होना। हेलुसिनेशन के लिए अच्छा वर्ड क्या है, भ्रम होगा, कोई चीज़ होगी नहीं, आपको लगेगा हाँ है ये, तो ठीक है, भ्रम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अदर्स क्या हैं, दूसरे प्लांट्स हैं जैसे कि एट्रोपा, बेलेडोना, दतूरा, इनसे भी ड्रग्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको बनाया तो गया था मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, लेकिन बाद में लोगों ने इसको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अल्कोहल भी एक तरह से मेडिसिन के तौर पे बनाई गई थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसको एब्यूज़ करके एक तरह से क्या बना दिया, इनको एब्यूज़ की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बारबिटरेट्स हैं, एम्फेटामाइंस हैं, बेंजोडाइमिन्स हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, LSD क्या होते हैं। LSD क्या होते हैं, लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड्स, इनको भी एब्यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बनाए किस लिए गए थे,
मेडिसिन के तौर पे बनाए गए थे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया मतलब जिसको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन होता है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ करते थे। लेकिन अगर इसको एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये ड्रग्स की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा मॉर्फिन के बारे में हमने पढ़ा था कि मॉर्फिन एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सेडेटिव होता है, पेन किलर होता है, ठीक है। जो लोग जिनकी सर्जरी हो रखी होती है, अब सर्जरी के टाइम पे क्या होता है, इतना ज़्यादा कट वगैरह लगता है सर्जरी में, तो उसको पेन किलर की तरह यूज़ करते थे पहले, लेकिन अभी क्या हो गया, इसको ड्रग की तरह भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तब इसकी डिस्कवरी हुई थी मॉर्फिन की। बहुत सारे लोगों को पेन रिलीफ मिला था इसकी वजह से। उसके बाद स्मोकिंग के बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा। टोबैको का मेन टॉपिक आता है यहाँ पे। टोबैको गया तो स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं, कुछ चबाते भी हैं, कुछ स्नफ मतलब कि सूंघते भी हैं। इसमें भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि निकोटिन। निकोटिन क्या एक तरह का एल्कलॉइड होता है। निकोटिन क्या करता है, हमारी एड्रीनल ग्लैंड को, 10th में हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है और एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा स्मोकिंग से क्या होते हैं, लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, लंग कैंसर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन, एम्फाइसीमा, ये भी एक हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोल सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर्स, मतलब घाव हो जाएंगे आपके स्टमक में, उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं। इसके अलावा टोबैको च्यूइंग, जो खा के टोबैको को जो चबाते हैं, उनके अंदर मतलब कि माउथ जो ओरल कैविटी है, वहाँ पे कैंसर होने का खतरा होता है। अब एक और साइड इफेक्ट क्या है इसका, जब हम स्मोकिंग करते हैं उससे हमारे ब्लड में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, इसलिए जो हमारा हीम बाउंड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, मतलब जो हीमोग्लोबिन से बाउंड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, CO बाइंड करना स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि ड्रग और एल्कोहल का एब्यूज़ कैसे होता है। अब एडोलेसेंस मतलब कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो कैसे यूज़ करती है, किस वजह से करती है। एडोलेसेंस क्या होता है, सबसे पहले ये ऐसा पीरियड होता है जब एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचता है, मतलब जैसे कि 13-14 ईयर्स के बाद जो टीनेजर्स जिसको हम बोलते हैं, वो जो वाली जो एज होती है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ये एक लिंक होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल और बिहेवियर ग्रोथ में चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल के। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, मतलब कि माइंड में भी चेंज आएंगे, देखने में भी चेंज आते हैं। जो देखने में चेंज आते हैं तो हमने रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उसकी कंडीशन चेंज होती रहती है, कभी कैसा कभी कैसा। तो अब ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा मूव क्यों करते हैं, तो ऐसे कुछ रीजंस यहाँ पे फाइंड आउट किए गए हैं। सबसे पहले क्यूरियोसिटी, कुछ हमारे यंग ऐसे होते हैं, सोचते हैं देखो ट्राई करके देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर एडवेंचर के लिए कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं भाई करके क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके अलावा परसीव्ड बेनिफिट ऑफ एल्कोहल ड्रग, अभी हमने पढ़ा कि ड्रग यूज़ करने से हम बोलते हैं ना कि खुशी मिलती है, कुछ टाइम के लिए मिलती है, वो उसके लिए कर लेते हैं कुछ लोग स्ट्रेस के लिए, एकेडमिक प्रेशर से पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेस की वजह से कर लेते हैं। नीड टू अपीयर, कुछ लोग कूल दिखने के लिए, हाँ भी कूल है हम, कुछ उनकी संगत खराब होती है। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, उनकी संगत जो है, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो मतलब उनकी उम्र के जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप, ठीक है। तो पीयर प्रेशर हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर मीडिया, बहुत सारी फिल्में वगैरह देखते हैं तो उसका दिखाते तो इसलिए हैं कि अच्छा इफेक्ट होगा लेकिन बुरा इफेक्ट पड़ जाता है। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, कुछ लोगों के घर में प्रॉब्लम होती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ के पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं तो इस वजह से उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल हो सकता है, इस वजह से भी वो ड्रग्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब एडिक्शन क्या होती है, बोलते हैं लत लग जाती है। तो क्या होती है चीज़, ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है सर्टेन इफेक्ट्स के लिए। जैसे कि हमने बोला था यूफोरिया क्या था, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस की कंडीशन, ए टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग यूजुअली एसोसिएटेड विद एल्कोहल एंड ड्रग्स। जब एल्कोहल ड्रग्स लेते हैं लोग तो उनको एक अच्छी सी फीलिंग होती है इनकी वजह से। अगर हम बार बार इसका यूज़ करते रहें, रिपीटेड यूज़ करते रहें, तो जो हमारा टॉलरेंस लेवल है हमारी बॉडी का, रिसेप्टर का, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सपोज पहले टाइम पे इतने ड्रग्स से उसको नशा हो रहा था, धीरे धीरे उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लेनी पड़ेगी वैसी फीलिंग लेने के लिए, ठीक है। तो रिसेप्टर तभी बाइंड कर पाएंगे, तभी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब हम हाई डोज लेना स्टार्ट कर देंगे, या तो ड्रग्स का या फिर एल्कोहल का। इस तरह से फिर लत लग जाती है कि हाँ मुझे और चाहिए। पहले उसने थोड़ा सा लिया होगा किसी भी वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से या किसी भी पीयर प्रेशर की वजह से, लेकिन बाद में उसका माइंड उतने से काम नहीं चलेगा, उसको और चाहिएगा, तो इसलिए उसको एडिक्शन लग जाती है, लत लग जाती है। डिपेंडेंस क्या होती है, डिपेंडेंस क्या है, उसके ऊपर पूरी तरह से वो क्या हो गया, डिपेंड हो गया उस चीज़ पे। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक और अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। अब डिपेंडेंस क्या है कि
अब उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम हो गया, उसको महीने हो गए हैं, ठीक है। अब वो उस पर डिपेंड हो गया है। अब वो डिपेंड क्यों हो गया? क्योंकि अगर वो उसको छोड़ता है तो उसको विड्रोवल सिम्टम्स आते हैं, विड्रोवल सिंड्रोम हो गया है। आपने सुना होगा, जिसको ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है वो छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसको ऐसे ऐसे सिंड्रोम हो जाते हैं, ऐसे सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, उल्टी आने की फीलिंग हो सकती है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस हो सकती है, शेकीनेस, कांपना स्टार्ट कर देगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सिम्टम्स की वजह से वो उसका मन करेगा कि मैं दोबारा से ड्रग्स ले लूँ, क्योंकि दोबारा ड्रग्स लेने से, दोबारा अल्कोहल लेने से ये सिम्टम ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। कई बार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विड्रोवल सिंड्रोम क्या होता है। तो विड्रोवल सिम्टम क्या है? अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर वो कुछ लंबे टाइम तक ड्रग्स नहीं लेगा तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं विड्रोवल सिंड्रोम, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाता है? नोजिया आ जाता है, एंग्जाइटी, शेकीनेस और स्वेटिंग। ये कब ठीक होंगे? जब वो दोबारा से अल्कोहल को लेगा या फिर दोबारा ड्रग्स को लेगा। इन सम केसेस विड्रोवल सिम्टम, कुछ केसेस में विड्रोवल सिम्टम इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, उसको मेडिकल सुपरविजन के अंडर रखना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डिपेंडेंस क्या होता है? अब वो इतना डिपेंड हो गया कि उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा कि मुझे ड्रग्स चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। उसको ऐसे ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, उसको शेकीनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो क्या करेगा? वो अपनी घबराहट को दूर करने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं से भी चोरी करेगा, कुछ भी करेगा। उसको समाज की चिंता नहीं होगी, सिर्फ अपनी चिंता होगी। तो इससे क्या होगा? सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हो सकती है। अब इफेक्ट क्या होगा ड्रग अल्कोहल यूज़ करने का? रेकलेस बिहेवियर, उसको कोई चिंता ही नहीं होगी, कैसा ही बिहेवियर करेगा वो। वेंडलिज्म, क्या बोलते हैं इसको? दहशत, क्या बोलते हैं इसको? वहशत, वायलेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मार पिटाई करना स्टार्ट कर देगा। एक्सेसिव डोज लेगा तो कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन में मतलब बोलते हैं नस वगैरह फट जाती हैं। इसके अलावा जो लोग इंट्रावीनस मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, उनको क्या होता है? अलग अलग डिजीज़ होने का खतरा हो सकता है, एड्स होने का खतरा हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, लीवर भी ख़राब हो जाएगा। बोलते हैं ना, लीवर किडनी पे इफेक्ट होता है अल्कोहल लेने से, जैसे उसको हम बोलते हैं सीरोसिस हम यूज़ करते हैं लीवर में प्रॉब्लम हो गई है तो। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है ड्रग्स तो उसके फीटस, उसके होने वाले बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ लोग स्पोर्ट्स वगैरह में भी क्या करते हैं? इसको मिस यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। रेस, रनिंग हो रही है, रेस हो रही है, कुछ भी एथलीट्स वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे भी एथलीट्स इसको यूज़ कर लेते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। फीमेल्स अगर यूज़ करेंगी तो उसमें मैस्कुलाइजेशन, मतलब कि मैन वाले करेक्टर, मैस्कुलाइजेशन का मतलब का क्या होगा? मेल वाले करेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाएगी, मूड स्विंग, बार बार मूड चेंज होता रहेगा, डिप्रेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मल हो जाएगी, फेस पे और बॉडी पे ज़्यादा हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिटोरिस जो होता है हमने उसमें पढ़ा था, उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा वो, वॉइस भी भारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेल्स में क्या होगा? एक्ने मतलब पिंपल वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेस्टिकल्स मतलब उसके टेस्टिस छोटे हो जाएंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब कि वो आगे जाके फिर मतलब उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वो मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एक तरह से स्टेराइल बन जाएगा। किडनी में, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रेस्ट एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि फीमेल वाले करेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे, प्री मैच्योर बाल्डनेस, गंजा होना स्टार्ट हो जाएगा वो जल्दी, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमें कैसे पता लगे हमारा बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है? तो ऐसे कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि पढ़ाई में कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्कूल से बंक करना स्टार्ट कर देगा, पर्सनल हाइजीन नहाएगा नहीं, मतलब अपनी खुद की सेहत की तरफ ध्यान नहीं देगा, डिप्रेशन में, आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेना कम स्टार्ट कर देगा, वेट कम ज़्यादा होता रहेगा, भूख कभी कम लग रही कभी ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा पैसे चुराना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको ड्रग्स खरीदनी है। तो ये सब साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो मतलब आपका बच्चा ड्रग एब्यूज या अल्कोहल एब्यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स में बताया, आप एक बार बुक से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, अपने आप बना के भी लिख सकते हो। सबसे पहले अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। अब हमारी कभी से आदत है, हम बोलते हैं अरे उसका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे, उसका बच्चा 90% लेके आ रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे। तो हमें पीयर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ना तो पढ़ाई के लिए ना ही किसी स्पोर्ट्स के लिए। इसको अवॉइड करना है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चे को एजुकेशन देनी है इस बारे में और काउंसलिंग भी करनी है। टीचर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए, साथ में पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज़ होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए उसकी, और उसके पीयर्स मतलब जो उसके आसपास के साथी हैं, उसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। डेंजर साइंस के लिए देखना चाहिए, अगर सपोज किसी ने अभी हमने स्टडी किया विड्रोवल सिंड्रोम
ऐसे ऐसे सिम्टम उसको आने लग गए हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको हेल्प करो उसकी, उसको मतलब उसकी पहचान करो कि उसके अंदर डेंजर साइन आने स्टार्ट तो नहीं हो गए हैं। और सबसे लास्ट में सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। कोई बिल्कुल ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका है या फिर विड्रोवल सिंड्रोम उसको आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता लगे कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। उसको फटाफट एडमिट कराओ कहीं पे, ठीक है। मतलब कि किसी न किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशन जैसे साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प लेनी अब लास्ट में क्या हो जाएगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इनको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं और आप इनको बना के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट के जो 3-4 टॉपिक हैं वो मत करना, सिर्फ यहाँ तक कर लेना जहाँ पे आपकी ये कैनिबोनॉइड्स हैं, ओपियोइड्स हैं, कोका एल्कुलेट्स हैं, यहाँ तक कर लें, क्योंकि मैंने आपके टेस्ट में यहीं तक दिया है आपको। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म और आपका सिलेबस हाफ से ज़्यादा हो चुका है। वैसे तो आपके 16 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हो गए हैं, लेकिन 8 चैप्टर भी आपके बड़े बड़े हो गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।